हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कम एंड को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 23 मई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ऑप्शन थे ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑस्ट्रेलिया। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का जो निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया गया है। क्वेश्चन है कि टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है कि जो भी प्रक्रिया होती है आयात और निर्यात की, इसी दो देशों में जो आयात निर्यात की प्रक्रिया होती है उसमें अगर कोई भी देश किसी भी देश में अपना सामान लेकर जाता है उसे सेल करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो देश जिस देश में सामान जा रहा है उस पर एक अमाउंट का चार्ज लगाता है जिसे कि टैरिफ कहते हैं। और चीन ने इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। इससे क्या हुआ है, चीन और ऑस्ट्रेलिया के दोनों के ही जो राजनयिक संबंध हैं वो बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्यवाही से आशंका जन्म ले रही है कि इससे आशंका की जा रही है अभी कि इस प्रकार से शुरू होने से जो वैश्विक ट्रेड वॉर है, चीन इससे क्या होगा कि कई बाकी के जो देश हैं उनको भी घसीट सकता है। और वायरस के प्रसार को लेकर ही शुरुआत से ही उस पर काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं। जो वायरस आज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, कोरोना वायरस, उसकी वजह से पहले से ही उस पर काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और यहाँ पर जो इसकी कैपिटल है वो कैनबेरा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैनबेरा है। और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो सिडनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है, जो वर्ल्ड की है ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 मई। करेक्ट आंसर है इसका डी, 22 मई। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जैव विविधता दिवस को प्रकृति एवं पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के में जो जैव विविधता का महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इसे मनाया जाता है क्योंकि ये प्रकृति और पर्यावरण के बीच का जो संतुलन है उसकी क्या योग्यता है, क्या महत्व है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का जो उद्देश्य है पर्यावरण का निर्माण करना है। पर्यावरण का जो निर्माण है इसका मुख्य उद्देश्य है। जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। विशेष तौर पे वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधि, भोजन का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पर्यावरण से जो सारी ही चीज़ें, इन्हीं सबको सेव करने के लिए इनका क्या महत्व है लाइफ में हमारी, जैसे कि पेड़ पौधों का क्या महत्व है, पक्षियों का, इन सभी को रोकने के लिए और इन्हीं सभी के सेव और इन्हीं का महत्व बताने के लिए ये दिवस हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितनी फीसदी की कटौती की घोषणा की है? ऑप्शन है 0.4%, 0.7%, 0.8%, 0.2%। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ए, 0.4%। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल्स है। पहले रेपो रेट जो था वो 4.4% था जो कि अब 4% हो चुका है, बिकॉज इसमें से 0.4% को कटौती कर दी गई है। कोरोना वायरस के जो संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीनों में आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें आरबीआई गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी वो 27 मार्च और दूसरी जो की है वो 17 अप्रैल को की थी। और इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा की है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 3.50%, 3.55%, 3.65%, 3.35%। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 3.35%। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। पहले जो रेपो रेट था वो 3.75% था, जो कि अब कम होकर जो घटा दिया गया है वो 3.35% कर दिया गया है। बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट में क्या होता है कि रेपो रेट में जो बैंक होता है वो रिजर्व बैंक से पैसे लेता है और लोगों में उसको आगे लोन देता है। और इसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो बैंक होता है वो आरबीआई को अपना पैसा देता है और इसी से जिससे क्या होता है, इसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी के मतलब होता है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक में वापस जमा कराने का और कम ब्याज मिलेगा। बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम करता है। ये रिवर्स रेपो रेट कब काम करता है? जब बाज़ारों में नकदी जो कैश होता है जब ज़्यादा दिखता है, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा दिखती है, तब उसको नियंत्रित करने के लिए ये रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो काम करता है। नकदी बाज़ार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जब नकदी बाज़ारों में ज़्यादा दिखाई देती है तभी अपना काम करता है। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। जब भी नकदी ज़्यादा दिखाई देती है तब आरबीआई क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम को उसके पास जमा करा देते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को, जो भूल जाने वाली याददाश्त होती है, जो अल्जाइमर होता है उसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए लोग अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए हेतु एक तरीके को विकसित करने का दावा किया है। ऑप्शन है इसके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, आईआईटी गुवाहाटी। एक बार इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि अनुसंधानों के एक अलग तरीका मिला है जो कि अल्जाइमर की जो बीमारी को टाल सकता है। जो अल्जाइमर की बीमारी होती है उसको वो इस तरीके से टाल सकते हैं। अल्जाइमर की बीमारी में जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो मरीज़ होता है इसका, वो कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त को भूल जाता है, वो कुछ भी करते करते किसी भी चीज़ को भूल जाता है, तो ये उसी को टालने के लिए इस बीमारी को टाल सकता है। जो उन्होंने अभी ये दावा किया है कि इस अनुसंधान के अलग तरीका मिला है उनको। आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्य वाली टीम ने दिमाग के न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। उन्होंने जो सिद्धांत का अध्ययन किया है वो न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, हरियाणा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी आज के टाइम में देख रहे हैं, जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित 3 कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसमें कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिलों अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल किए हैं। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक रोग है
जिसे कि H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? ऑप्शन है 5,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1,000 करोड़ रुपए। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की कोष गठित किया है। कोलकाता की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान में से जुड़ी घटनाओं से अब तक 72 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले ममता बनर्जी ने तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा, गोविंद रजुलू चिंटला, प्रकाश महादेवा। ऑप्शन है इसका सी, जो करेक्ट आंसर है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा रजुला चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में जो है मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं, जो कि जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में जो है वो डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। एक बार देख लेते हैं, जैसे कि आप इन्हें देख पा रहे हैं, यह है चिंटला गोविंद रजुलू, जो कि करंटली अभी जो है चीफ जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड के। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, रूस, चीन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, चीन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल्स है, सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दी है। जो सीनेट ने सम्मति दी है, जो विधेयक को मंजूरी दी है, और विधेयक पर रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वैन हॉलेन ने पेश किया था कि कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होगी, जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड करेगा। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और बाइदू इंक जैसी चीन कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मई, 15 जनवरी, 27 मार्च, 12 अप्रैल। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 21 मई। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधि गुणों के साथ साथ संस्कृति महत्व को भी मान्यता दी थी। 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया गया था। भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 29 मई, 25 मई, 5 जून, 1 जुलाई।
ये क्वेश्चन सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।